चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो इसका आंसर हो जाता है बी, क्योंकि कॉपर अपने 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन करता है वाटर से। हाइड्रेट होने पे जो हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है बच्चों, उस हीट को यूज करके 1+ से 2+ में कन्वर्ट हो जाता है, एक और इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर पाता है। A transition element X has configuration ये AR D4 कॉन्फ़िगरेशन है अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? देखो बच्चों, एटॉमिक नंबर गैस करना बहुत आसान है। AR है 18 एटॉमिक नंबर उसका, और D में 4 और ऐड कर दो, कितने हो गया? 18 4 22। और ये 3+ स्टेट में है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 22 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ कितने होंगे? 25 इलेक्ट्रॉन। अगर 25 इलेक्ट्रॉन है तो उतने प्रोटॉन भी होंगे। ए ए इसका राइट आंसर हो जाता है। क्या सबको समझ में आ रहा है बच्चों कैसे सॉल्व करना हम लोग इसको? यस। चलो, आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नेटिक मोमेंट 5.93 बोर मैग्नेटॉन। बच्चों 5.93 बोर मैग्नेटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कितने नंबर के अनपैड इलेक्ट्रॉन देंगे? हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, म्यू इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में एन, ब्रैकेट n+2, आई मीन स्क्वायर रूट में एन, ब्रैकेट n+2। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो म्यू का वैल्यू √3 आता है। n की वैल्यू 2 होगी तो म्यू का वैल्यू √8 आता है बच्चों। n की वैल्यू सॉल्व करके देख लो। n की वैल्यू 1 होगी तो ये आएगा, n की वैल्यू 2 होगी तो ये आएगा। n की वैल्यू बच्चों अगर 3 होती है, 3 होगी तो म्यू n, सॉरी सॉरी, n की वैल्यू 3 होती है अगर, तो इसकी वैल्यू 15 आती है, √15। म्यू की वैल्यू बच्चों, n की वैल्यू अगर 4 होगी तो म्यू की वैल्यू आएगी 4+2 24 आ जाएगी। और n की वैल्यू 5 होगी अगर, सॉरी 5 होगी अगर, तो इसका 35 आ जाता है। 35 इज अप्रोक्सीमेटली 5.91 समथिंग। ठीक है, और अपने को इतना ही दे रखा है 5.9। तो इससे एक बात तो साफ क्लियर हो जाती है बच्चों की n जो है अपने +5, एन में जो है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ऐसा कोई भी एटम जिसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इतना मैग्नेटिक मोमेंट देगा। अब सिर्फ ये चेक करना है किसमें 2+ स्टेट में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चलो चेक करते हैं बच्चों। तो Mn2+ यहाँ पे दे रखा है। Mn का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? Ar3d5 4s2 होता है, हमने पढ़ रखा है। Mn होता है बच्चों Ar3d5 4s2, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तुम लोग को पता होगा। Mn2+ स्टेट में जब जाता है तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d5 हो जाएगा। 2 तो गए इधर पे 2 इलेक्ट्रॉन, और D5 मतलब एग्जैक्टली 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नहीं पता तो बच्चों सॉल्व करके देख लो। म्यू इज इक्वल्स टू ब्रैकेट n+2, तो n की जगह पे 5 सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आएगा? 5 ब्रैकेट 5+2 विच इज √35 विच इज 5.93 के अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाता है। ए ही आंसर है। Fe2+ क्यों नहीं है भाई? Fe2+ देखो, Fe का क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन नंबर Ar3d64s2। 3d6 मतलब 4, आई मीन 2+ स्टेट में कितना दिखाएगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 3d6। 2 3 4 5 6, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं इसमें। ठीक है, D6 कॉन्फ़िगरेशन में Fe में सिर्फ 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से क्रोमियम के 2+ स्टेट में भी 4 ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 2+ में देखोगे तो क्रोमियम का नॉर्मली क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 3d5 4s1 होता है।
लेकिन 2+ स्टेट में क्रोमियम जो होता है वो 3d4 कॉन्फ़िगरेशन एग्जिबिट करता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तुम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है। और क्रोमियम 3+ में है तो एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो बच्चों। क्रोमियम 3+ में 3d3 कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है। अपने को ये मैग्नेटिक मोमेंट पाने के लिए 5 अनपैड चाहिए, ना तो वो Fe2+ में है, ना इसमें है, ना इसमें है, लेकिन Mn2+ में है। तो आंसर इसके लिए Mn2+ हो जाता है। क्या सभी को समझा बच्चों कैसे सॉल्व किया हमने इसको? यस। बोलो। आई होप सबको समझा रहेगा। चलो। डी ब्लॉक एलिमेंट दैट एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। कल किया था बच्चों, को इसका आंसर देना चाहेगा? कौन सा डी? मैंगनीज। मैंगनीज होता है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वेरी गुड। चलो, यहाँ पे देखना 10th वाला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रांजिशन मेटल। दो स्टेटमेंट दिया है। पहला क्या बोला है? दीज आर वेरी मच हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी। ठीक है, तो लो वोलेटिलिटी होती है ऐसा बोल रखा है बच्चों। ठीक है, सही है। पहला पॉइंट तो वैलिड है बच्चों। मेटल है, ट्रांजिशन मेटल तो हार्ड होते हैं, और हार्ड है तो वोलेटिलिटी लो होगी, सही बात है। their melting and boiling points are high. Since they are metal, they are hard, their melting point boiling point must be high. तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, बोथ आर करेक्ट, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। चलो बच्चों, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए? ई। सी वाला यूज करते हैं। ब्रैकेट में स्क्वायर रूट में एन ब्रैकेट n+2। विच आर द फॉलोइंग इज अ कलरलेस कंपाउंड। कलरलेस कौन सा है इसमें से? कलरलेस वो होता है बच्चों, कलर कलर के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए अनपैड इलेक्ट्रॉन, सबसे इंपॉर्टेंट, और दूसरा चाहिए बच्चों डी ट्रांजिशन। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात आती है तो दो और चीजें ऐड हो जाती हैं। पहला तो नेचर ऑफ लाइगेंड, नेचर ऑफ लाइगेंड भी देखना पड़ता है, और ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स भी देखनी पड़ती है। ठीक है। लाइगेंड का नेचर कैसे डिसाइड करता है बच्चों, आज ही समझेंगे। दो तरह के लाइगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड और वीक फील्ड लाइगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड जो होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देते हैं, और वीक फील्ड लाइगेंड ये काम नहीं करते। तो फिलहाल तो वाटर है यहाँ पे लाइगेंड। वाटर वीक फील्ड लाइगेंड है, तो ये पेयर नहीं कराएगा, जैसा है वैसे ही रखेगा ऑक्सीडेशन स्टेट को। याद रखना, चार चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कलर के लिए। उसके बाद डी ट्रांजिशन, उसके बाद लाइगेंड का नेचर, किस तरह का लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है कि वीक लाइगेंड। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड रहेगा तो स्पिन पैरिंग करा देता है, और वीक लाइगेंड स्पिन पैरिंग नहीं करा पाता। तो तुम लोग देखोगे अगर यहाँ पे तो जिंक वाटर के साथ है, वाटर के ऊपर 0 चार्ज होता है बच्चों, वाटर इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो 2+ चार्ज है वो जिंक के वजह से ही आता होगा, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2+ है। उसी तरह से वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2+ है। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है। और Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है। ठीक है, तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैलकुलेट कर लिया। Zn2+ का ऑक्सीडेशन स्टेट, Zn2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कॉन्फ़िगरेशन रखता है? जिंक का नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों? Ar3d10 4s2 होता है। जिंक 2+ में Ar3d10 में होगा। ठीक है। और वेनेडियम 2+ में बच्चों, नॉर्मली वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? Ar3d10, और 3d10 नहीं, सॉरी, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तो 3d3 होता है, 4s2 होता है। वेनेडियम 2+ स्टेट में बच्चों Ar3d3 सिर्फ रह जाएगा। Mn3+ में बच्चों मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3d4 होगा। और उसी तरह से Fe2+ में Ar3d5 होगा। जो D4 मतलब 4 अनपेड, D5 मतलब 5 अनपेड, D3 मतलब 3 अनपेड, D10 मतलब 0 अनपेड। क्यों 0 अनपेड? क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन में
सारे डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं और पैर में आ जाते हैं। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 हो जाता है। तो D10 कॉन्फ़िगरेशन में क्योंकि 0 अनपैड है, इसके लिए ए अपना आंसर होगा। कोई कलर नहीं शो करेगा, एक भी अनपैड इलेक्ट्रॉन नहीं है। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 26, द एलिमेंट शोज। क्या शो करेगा एलिमेंट बच्चों, ये देखना है। तो देखो बच्चों, अगर अनपैड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म कुछ भी हो सकता है, और अनपैड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो उस तरह के कंपाउंड को हम लोग डायमैग्नेटिक बोलते हैं। अगर अनपैड इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत ज्यादा है तो फेरोमैग्नेटिक बोलेंगे, अगर कम है तो पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, और बिल्कुल नहीं है तो डायमैग्नेटिक बोलेंगे। 26 मतलब हो जाता है बच्चों, Fe की बात हो रही है यहाँ पे, Fe एक 26 होता है। Ar3d64s2 कॉन्फ़िगरेशन है। D6 में 4 अनपैड है, तो 4 अनपैड इलेक्ट्रॉन है तो काफी ज्यादा हो जाते हैं बच्चों नंबर में। ठीक है, कंसिडरेबल अमाउंट है, तो दे कैन शो, दे विल डेफिनेटली बी नॉट डायमैग्नेटिक, दे मस्ट बी फेरो और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ज्यादा है तो हम लोग फेरोमैग्नेटिक मान के चलेंगे। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिज्म ये लोग शो कर सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सब नंबर ऑफ अनपैड इलेक्ट्रॉन से पता चलता है। एफ, जिंक अपने जीरो स्टेट में है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया उसने। जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, तो जिंक अपने नॉर्मल स्टेट में भी बच्चों बिल्कुल एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं रखता, 3d10 4s2 होता है। यहाँ पे भी पैर्ड है और यहाँ पे भी पैर्ड है, सारे पैर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड एक भी नहीं है, तो ये तो बिल्कुल मैग्नेटिक नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों Hg की। Hg आता है बच्चों जस्ट बिलो मर्क्यूरी, तो ये भी मर्क्यूरी जैसा ही है बच्चों। Hg मर्क्यूरी के जस्ट नीचे आ जाता है, मर्क्यूरी के नीचे जस्ट कैडमियम आता है, कैडमियम के नीचे जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। तो बच्चों बस फर्क ये होगा कि यहाँ पे Hg का कॉन्फ़िगरेशन दो दो ऑर्बिट से बढ़ जाएगा। तो Hg में आ जाएगा बच्चों नियरेस्ट नोबल गैस जेनॉन, और जेनॉन के बाद 4d के बजाय 5d हो जाएगा यहाँ पे, 4s5 6s हो जाएगा, 6s2। ठीक है, तो 2+ में इसमें भी 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, Zn2+ हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दो। और 5d10 मतलब यहाँ पे भी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, कोई मैग्नेटिज्म इसमें भी नहीं होगा। टाइटेनियम 4+ जो है बच्चों, टाइटेनियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है वो पता होना चाहिए तुम लोगों को। Ar3d24s2। टाइटेनियम 4+ में क्या हो जाएगा बच्चों, Ar3d04s0, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अनपैड की तो बात ही छोड़ दो, तो ये भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। Fe2+, Fe का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था बच्चों Ar3d64s2। तो Fe2+ स्टेट में क्या कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, Ar3d64s0। D6 मतलब कितने अनपैड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपैड इलेक्ट्रॉन, तो सिर्फ 4 अनपैड इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, तो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये शो करेगा Fe2+। तो Fe2+ जो है इज दी ओनली पैरामैग्नेटिक स्पीशीज अमंग ऑल ऑफ दिस। क्या बात समझ में आ गई बच्चों सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आई होप सब लोग को समझ रहा होगा। यहाँ पे देखना 16th वाला तुम लोग का होमवर्क हो जाता है। 16th वाला होमवर्क लिख लेना बच्चों, मैग्नेटिक ऑर्डर के हिसाब से, जिसमें सबसे ज्यादा अनपैड इलेक्ट्रॉन होंगे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक, 16 होमवर्क में करना है। 17th मैं करा देता हूँ, प्लीज नोट दिस डाउन। बेटा कोई एक जन इसको नोट करेगा, मैं मेरे को भेजना है बाद में ये। कौन नोट कर रहा है इसको, होमवर्क के क्वेश्चंस? यस, सिद्धू नोट कर रहा है, नोट कर भाई सिद्धू। 16th वाला क्वेश्चन होमवर्क वाला है। ठीक है, अरिहंत से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बच्चों।
तो 16th वाला जो है वो होमवर्क का क्वेश्चन हो जाता है, एक्सरसाइज 1 का 16th क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। द कोऑर्डिनेशन नंबर ए इन एन इन अ और एन कॉम्प्लेक्स में इंक्रीज टू 8, किस किस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, मतलब कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो 8 बॉन्ड बना सकता है। बच्चों याद रखना, ऑस्मियम इज द कंपाउंड, osmium is the only d block element that can form up to 8 bonds। तो osmium जो है बच्चों इज द आंसर हियर। ठीक है, यहाँ पे 18th वाला क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क करोगे बच्चों, 16 हो गया, 18 वाला तुम लोग का होमवर्क है, नोट करते रहना सब लोग। 16 18। यस, सिद्धू को मेरी आवाज आ रही है, यस सर। नोट कर रहा है ना। यस सर। मैग्नेटिक मोमेंट का हमने काफी क्वेश्चन किया, तो अब तुम लोग करोगे। ये देखो बच्चों थोड़ा सा इररिलेवेंट है, इसको स्किप भी कर दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि मर्क्यूरी है और मर्क्यूरी की सीरीज हमने पढ़ी नहीं है बच्चों, तो ये छोड़ दोगे तो चल जाएगा। यहाँ पे देखना, विच ऑफ द फॉलो विच इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय अ ट्रांजिशन मेटल। बच्चों यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल पूछा है, 3D सीरीज नहीं पूछा है। 3D सीरीज में हम जानते हैं +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होता है और ये मैंगनीज शो करता है। लेकिन बच्चों जब इन जनरल पूछी जा रही है तो पूरे वो चारों सीरीज की बात हो रही है, 3D 4D 5D और 6D सीरीज की। याद रखना बच्चों, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑस्मियम शो करता है, 8 बॉन्ड बना सकता है बच्चों मैक्सिमम। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सिद्धू नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना, 21 होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क करना है 21 को। ठीक है, पूछा है कि किसमें इतना मैग्नेटिक मोमेंट होगा और इतने मैग्नेटिक मोमेंट कितने अनपैर्ड इलेक्ट्रॉन से आते हैं, तो मैंने पूरा बना के ही दे दिया था 21 वाला होमवर्क। The one which has incompletely filled d orbital in its ground state or in any one of the oxidation state is known। ठीक है, इनकम्प्लीटली फिल्ड जब ऑर्बिटल होते हैं डी ऑर्बिटल, तो वैसे ही एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ट्रांजिशन कर सकते हैं ना। कंप्लीटली फिल्ड रहा तो उसको ट्रांजिशन स्टेट नहीं बोलते बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। तो याद रखना, ए इसका राइट आंसर होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन दे रखा है ऑप्शन क्वेश्चन में, N-1 D10 NS2 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, N-1D मतलब पेनाल्टिमेट डी ऑर्बिटल, ठीक है, और NS मतलब अल्टीमेट एस ऑर्बिटल में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन है, D10 है। तो D10 मतलब कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल बच्चों जिंक और उसके ग्रुप में लाए होने वाले सारे कंपाउंड, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और कॉपनीशियम। ठीक है, ये सारे एलिमेंट में लाया होता है, तो ये ऑल ऑफ दीज होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि सारे एलिमेंट जिंक के ग्रुप के ही है। When an electron from a lower energy d orbital is excited to a higher energy d orbital, क्या होता है बच्चों जब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे जाता है, तो द फ्रीक्वेंसी, अपने को करेक्ट स्टेटमेंट बताना, द एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन करस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। मतलब कितना ऊपर जाएगा वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है क्या बच्चों, बिल्कुल करता है। देखो जितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन इज इक्वल्स टू एच न्यू। एच न्यू पढ़ा होगा ना बच्चों इक्वेशन तुम लोगों ने, E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है बच्चों, मतलब जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। द फ्रीक्वेंसी जनरली लाइज इन द विजिबल रेंज, हम देखे थे बच्चों विजिबल लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेटमेंट दोनों सही है। द कलर ऑब्जर्व्ड करस्पॉन्ड टू द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब। ठीक है, तो जो भी कलर हम लोग को दिखता है वो किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है बच्चों, जो लाइट वो एब्जॉर्ब कर रहा है। याद है बच्चों, ये बात भी सही है, हमने कलर स्टार बनाया था, याद आ रहा है सभी को। तो हम देख रहे थे ना, ब्लू कलर का अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो जो भी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा उसके उसी कलर का दिखेगा।
ना ऑरेंज कलर का दिखता था लगभग। ठीक है, तो वही पॉइंट में भी बोल रखा है कि जो भी कलर हमको दिखता है इट इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट एब्सॉर्ब्ड। दैट इज ट्रू। The frequency of light absorbed is determined by the nature of ligand. Yes, it is very much determined by the nature of ligand, whether the ligand is strong field or weak field. तो ये चारों स्टेटमेंट सही लगते हैं बच्चों। ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर यहाँ पे। सब लोगों को समझ में आ गया? यस। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। Select the correct order of sizes for the following D orbital D block element। ठीक है, साइज के हिसाब से अरेंज करना है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें ये भी कर दिया है बच्चों, केमिकल ट्विन्स को भी इंसर्ट कर दिया है। जिरकोनियम का केमिकल ट्विन हॉफनियम होता है। नायोबियम का केमिकल ट्विन बच्चों टेंटलम होता है। और मेलाब्डिनम का केमिकल ट्विन टंगस्टन होता है, याद रखना। ये हमने लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में कल की क्लास में पढ़ा हुआ था। तो ये देखना यहाँ पे पहला ऑप्शन ही सही लग जाता है मुझको कि जिरकोनियम और हॉफनियम की साइज एक जैसी दे रखी है, तो सही बात है। नायोबियम और टेंटलम की साइज एक जैसी रखी है, तो सही बात है। आयन कोबाल्ट निकल, मैंने तुम लोगों को कल बताया था बच्चों जब ग्राफ बता रहा था कि आयन कोबाल्ट निकल लगभग सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं सेम साइज होने की वजह से। तो ए ऑप्शन सबसे सही आंसर है, क्योंकि उसमें केमिकल ट्विन्स को इक्वल भी किया है और आयन कोबाल्ट निकल का साइज लगभग सेम बताया हुआ है। तो ये सबसे सही आंसर है, ए वाला। ये देखना बच्चों क्या पूछ रखा है। इन एन एक्वस सॉल्यूशन C1 प्लस सॉल्ट्स आर अनस्टेबल बिकॉज। एक्वस सॉल्यूशन में C1 प्लस सॉल्ट जो होते हैं क्यों स्टेबल नहीं होते हैं बच्चों? बिकॉज वन प्लस स्टेट में दे कैन डिस्प्रोपोर्शनेट इजिली, दे कैन इजिली कन्वर्ट फ्रॉम +1 टू +2 स्टेट। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। दो Cu1 प्लस अगर दे रहेगा, मैं बता देता हूँ, 2Cu1 प्लस जो होता है एक Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और एक Cu में कन्वर्ट हो जाता है। जब एक ही स्पीशीज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस साइमल्टेनियसली होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का, ये रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो दे डिस्प्रोपोर्शन इज इजिली टू copper 1 0 एंड copper 2 प्लस स्टेट्स। इसके लिए copper 1 प्लस अनस्टेबल होता है एक्वस सॉल्यूशन में 2 प्लस में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किनका सेम साइज है बच्चों? सेम साइज केमिकल ट्विन्स का होता है। केमिकल ट्विन्स में वापस से बता रहा हूँ, केमिकल ट्विन्स क्या होते हैं? जिरकोनियम का केमिकल ट्विन हॉफनियम होता है। नायोबियम का केमिकल ट्विन टेंटलम होता है। मोलेब्डिनम का केमिकल ट्विन टंगस्टन होता है। तो जिस जिरकोनियम हॉफनियम में ऑप्शन में देख पा रहा हूँ यहाँ पे जिंक दे रखा है, ये तो जिरकोनियम नहीं है। यहाँ पे Fe दे रखा है निकल के साथ। दे मे हैव सेम साइज बट दे हैव नो स्लाइट डिफरेंस। ठीक है, जिरकोनियम 4 प्लस टाइटेनियम 4 प्लस ये तो नहीं होगा। जिरकोनियम 4 प्लस एंड हॉफनियम 4 प्लस यही आ रहा है बच्चों, तो ये आंसर सही आंसर हो जाता है। केमिकल ट्विन का एटॉमिक और आयनिक रेडिया सेम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग ट्रांजिशन एलिमेंट इज फॉल्स? कौन सा इनमें से स्टेटमेंट गलत है ट्रांजिशन एलिमेंट को लेके? दे आर ऑल मेटल, ये तो सही है। दे कैन इजीली फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यस सही है। दे फॉर्म कंपाउंड्स कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन and their ions are mostly colored. if they are if they contain unpaired electron they will be colored। बच्चों सही बात है, colored भी होंगे और magnetic भी होंगे, ये भी सही है। they show multiple oxidation state always differing by 2 यूनिट्स, ये गलत है बच्चों। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा 2 यूनिट का डिफरेंस होता है, ये गलत है बच्चों। मैं एक ही एग्जांपल लेता हूँ मैंगनीज का। +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा था। कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 यूनिट का डिफरेंस नहीं है, एक एक यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये तो इलॉजिकल चीज हो जाती है बच्चों, ये गलत स्टेटमेंट है और फॉल्स पता करना था, तो डी इज द फॉल्स स्टेटमेंट।
विच कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड, कौन सा कलर्ड होगा। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुम लोगों को उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। CuCl में Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और प्लस कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन है 3D10 4s1 होता है। +1 में एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकाल भी देता हूं तो Ar3D10 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा। ठीक है, और D10 अभी भी है कंप्लीटली फिल्ड और वाइटल बच्चों। तो यहाँ पे कोई अनपैड इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से पहला वाला कलर्ड नहीं होगा। देखते हैं दूसरा वाला होगा क्या। CuF2 में बच्चों Cu जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो Ar3D9 4s0 हो जाएगा। 3D9 में बच्चों एक अनपैड इलेक्ट्रॉन है। कैसे एक अनपैड इलेक्ट्रॉन है बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक अनपैड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक अनपैड इलेक्ट्रॉन की वजह से Cu2+ में कलर होगा बच्चों। तो ये बी वाला राइट आंसर लगता है। Ag वाला सॉल्व करके देखना बच्चों, नहीं आएगा इसमें कलर। सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग को बता देता हूँ, चलो कर ही लेते हैं सॉल्व। AgSO4 में बच्चों Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। Ag2SO4 में सॉल्व करके देख लो, SO4 -2 होता है और इस पे +1 होगा, तो नेट चार्ज बैलेंस हो रहा है यहाँ पे। तो AgSO4 में Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस +1 होता है। Ag का कॉन्फ़िगरेशन मैं बता देता हूँ बच्चों। Ag का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है AS नहीं, Kr4D10 5s1। तो +1 में है तो S0 हो जाएगा, 4D10 है, D10 मतलब फील्ड इलेक्ट्रॉन है, और फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कोई कलर नहीं। Mg2+ सिमिलरली कोई कलर नहीं शो करेगा। ठीक है, तो बी जो है बच्चों वो आंसर हो जाता है, क्योंकि इसमें ही सिर्फ एक अनपैड इलेक्ट्रॉन है, बाकी किसी में नहीं अनपैड इलेक्ट्रॉन। या फिर तो पैर्ड है या फिर तो है ही नहीं। ठीक है, out of Cu2 plus Ni2 plus CO2 plus Mn2 plus that dissolve in HCl only, in dilute HCl only, one gives up with H2S is passed. When H2S is passed, the identity of that compound is, ठीक है, corresponding one is, ठीक है। तो बच्चों चार कंपाउंड दे रखा है, कॉपर, निकल, कोबाल्ट और मैग्नीशियम मैंगनीज, और बोला है कि किसको H2S से पास करने पे सिर्फ प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो बच्चों ये एलिमेंटल एनालिसिस का क्वेश्चन हो जाता है। सिर्फ एक ही है जो प्रेसिपिटेट बना सकता है इसमें, और वो है कॉपर बच्चों। ये तुम लोग बेसिक रेडिकल एनालिसिस जब करते हो, Cu2+ आयन को H2S से पास करते हो, तो तुम लोग को प्रेसिपिटेट मिल जाता है Cu2+ का, कॉपर सल्फाइड का। निकल ये रिएक्शन शो नहीं कर पाता, कोबाल्ट सल्फाइड्स नहीं बना पाते, मैंगनीज सल्फाइड नहीं बना पाते। सल्फाइड बनाने की टेंडेंसी सिर्फ Cu2+ देता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन। स्टेबिलिटी ऑफ फेरिक आयन इज ड्यू टू, फेरिक मतलब Fe3+। Fe3+ में बच्चों 3D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल की वजह से इसको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। समझ में आ रही है बात बच्चों सभी को। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe2+। बच्चों ये क्वेश्चन तुम लोग करके लाओगे बेटा, शुद्ध नोट करना है इसको, 32 का होमवर्क है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन इज डायमैग्नेटिक, 33 होमवर्क है बच्चों। डायमैग्नेटिक वो होते हैं जिसके अंदर अनपैड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बहुत बार बताया हुआ है। 32 33 होमवर्क हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, वेरिएबल मतलब अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं क्या, बिल्कुल दिखाते हैं बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड,
कलर्ड कंपाउंड भी बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाते हैं, हमने हाइड्राइड कार्बाइड्स पढ़े थे उसके। और रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं बच्चों, रेडियो एक्टिविटी नहीं शो करते डी ब्लॉक एलिमेंट, तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस हैव द सेम कैलकुलेटेड वर्सेस मैग्नेटिक मोमेंट, हैव द सेम वैल्यूज ऑफ कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट। बच्चों किसका सेम मैग्नेटिक मोमेंट होगा? सेम मैग्नेटिक मोमेंट वो उसका होगा जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। 35 वाला होमवर्क तुम लोग निकालोगे बच्चों। ऑक्सीड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेनी है और देखना है कि उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या इलेक्ट्रॉनिक उस ऑक्सीडेशन स्टेट में जो दे रखा है 2+ स्टेट में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वो पेयर जिसमें सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो तुम लोग का राइट आंसर होगा। 35 का तुम्हारा क्वेश्चन होमवर्क है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। द मेटल विच इज कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल इज जिंक बच्चों, मर्क्यूरी और कैडमियम, इनको नहीं मानते ट्रांजिशन एलिमेंट क्योंकि इनके कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं। वेर स्कैंडियम में डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो कंसिडर करता है हम लोग इसको डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 4 स्टेटमेंट दे रखा है, 3 स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पे। स्कैंडियम हैज लो E naught value, zinc has the highest E naught value, manganese and Fe have comparatively high and low values respectively, और यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखे, 3 ही स्टेटमेंट है, उसके बेसिस बता। वैसे तो बच्चों ये टॉपिक तुम लोग के एग्जाम का नहीं है, लेकिन अपने को मैं फिर भी बता देता हूँ। स्कैंडियम जो है बच्चों, इसका साइज जो है बहुत बड़ा होगा अपने अपनी सीरीज में, और जिंक अपनी साइज में सबसे सबसे छोटा होता है, आई मीन सेकंड सबसे छोटा होता है। तो क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन गेन स्लो करेगा बच्चों, क्योंकि इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा। जिंक छोटा होने के कारण ये फटाक से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये क्योंकि फटाक से इलेक्ट्रॉन ले ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथाल इन इलेक्ट्रॉन गेन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा ही होगा, जबकि इसकी मैं बात करूँ तो कम होगा। सही बात है, पहले 2 स्टेटमेंट ऐसे वेरीफाई हो जाते हैं। Mn and Fe have comparatively high and low values respectively। ठीक है, मतलब Mn जो है वो ज्यादा होता है, Fe जो होता है वो कम होता है। तो बच्चों Mn इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, Fe जो होता है उसके ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्सीड हो गई है, तो इसके लिए Fe जो है उसके वैल्यूज लो रहेंगे। तो यहाँ पे तीनों सही स्टेटमेंट हो जाते हैं, 1 2 3। इस तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे सवाल तुम लोग को डीएनएफ ब्लॉक से नहीं आएंगे बच्चों, क्योंकि उसको वो वाला ट्रेंड डिस्कस ही नहीं किया है तुम लोगों से। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों। द मैग्नेटिक नेचर ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट शोज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट? तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा? 3d5 कॉन्फ़िगरेशन में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3d2 में बच्चों 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, d7 में पेयरिंग होना चालू हो जाता है तो इसमें सिर्फ 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और d5 में सिर्फ 2, d8 में 2। तुम लोग को नहीं समझता तो d ऑर्बिटल ड्रॉ करके फिल करना स्टार्ट कर दो इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, तो सिर्फ 3 ही अनपेयर्ड बच रहे हैं ना d7 में, और d8 करोगे तो 2 ही अनपेयर्ड हो जाते। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों d5 में है, तो इसके लिए बी इसका ए इसका राइट आंसर हो जाता है, 3d5 सबसे हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वही शो करेगा। क्या बात समझ में आ गई बच्चों सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट, 4 स्टेटमेंट दे रखा है और अपने को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें से। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखना, form form sets of compound which displays different oxidation state of metal। तो सही बात है बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं,
ट्रांजिशन एलिमेंट, तो इसके लिए अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है इनका कंपाउंड्स। सेकंड क्या बोलता है, कलर्ड इन सॉल्यूशन, डेफिनेटली कलर्ड होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। 1 2 सही है। दे बर्न विग्रसली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है बच्चों, इनके कंपाउंड काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं और ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज नहीं होते इतना जल्दी, तो थर्ड ऑप्शन सही नहीं है। एंड दे कैन रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, दे आर नॉट वेरी एसिडिक इन नेचर, सो दे कैन नॉट डिस्प्लेस। तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट उतना ज्यादा करेक्ट नहीं है, सिर्फ फर्स्ट 2 स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर सी हो जाता है बच्चों। ये देखना नेक्स्ट वाला, the atomic number of vanadium, chromium, manganese and ions are respectively, दे रखा है ऑलरेडी, अपने को नहीं भी देता तो पता था। Which one of these may be expected to have the highest ionization second ionization enthalpy? तो देखो बच्चों, हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी उसका होगा जिसके सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने पे स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती हो। इसका आंसर बच्चों मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, क्रोमियम है। क्रोमियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान है, लेकिन दूसरा डिफिकल्ट, क्यों? क्योंकि क्रोमियम का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बच्चों 3d5 4s1। ठीक है, अगर तुम लोग ये इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो स्टेबिलिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही, फिर भी 3d5 कॉन्फ़िगरेशन रह रहा है, 4s0 हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो d5 जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसको डिस्टर्ब करने जाओगे, तो इतने आसानी से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब नहीं होता बच्चों से। एक बार स्टेबल ऑर्बिटल है, वो बहुत स्टेबल होने की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको आयनाइज करने के लिए। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो आसान थी, बट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सपोनेंशियली हाई रहेगी बच्चों, बिकॉज एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहे हैं। तो इसकी वजह से D5 स्टेबल होने के कारण क्रोमियम इसका आंसर हो जाता है बच्चों, और किसी एलिमेंट में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्रोमियम इसका राइट आंसर होगा। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चों इस बार, तो उसको हटा देते हैं हम लोग। डायरेक्ट आ जाओ इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रखा है गैडोलीनियम का, बच्चों हमने कल ही पढ़ा था और तुम लोग को रटना ही पड़ेगा तभी पता चलेगा। गैडोलीनियम जो होता है बच्चों, जेनॉन 4f7 5d16s2 होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाता है बच्चों? आउटर पूछा है तो ये सिर्फ ले लो, इस जेनॉन हटा दो। 4f7 5d16s2, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, रटा है अच्छे से, प्रैक्टिस किया अच्छे से तो याद होगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, 4 स्टेटमेंट हैं और उनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। जस्ट गिव मी अ मिनट। एक मिनट बच्चों। चलो, तो यहाँ पे वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, 4 स्टेटमेंट दिया है, अपने को गलत वाला पिक करके बताना है इन रिगार्ड्स टू दिस डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन। क्या बोल रखा है देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट शोज इरेगुलर एंड एराटिक केमिकल प्रॉपर्टीज अमंग देमसेल्व्स। ये तो सही बात है बच्चों, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, कभी हाई हो जाता है तो कभी लो हो जाता है, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, तो इरेगुलर एराटिक प्रॉपर्टी इन लोग शो करते हैं, बिल्कुल सही है। Lanthanum and lutetium have partially filled d orbital on the and no other partially filled orbitals. Incorrect statement बोला है। Lanthanum and lutetium has partially filled d orbital and no other partially filled orbitals.
बच्चों ये स्टेटमेंट ही गलत रखता है मेरे को। लेंथनम और लुटेशियम में बोल रखा है डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है, तो ये गलत बात है बच्चों। पार्शियली फिल्ड नहीं होता है डी ऑर्बिटल, डी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेंथनम और लुटेशियम। ठीक है, द केमिस्ट्री ऑफ वेरियस लेंथेनॉइड इज सिमिलर, सारे लेंथेनॉइड एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये सही बात है। एफ 4f एंड 5 ऑर्बिटल्स आर इक्वली शील्डेड, बच्चों ये भी गलत स्टेटमेंट है। 4f की शील्डिंग बेटर होती है 5f से, जैसे जैसे ऑर्बिटल दूर होते चल जाते हैं बच्चों डिफ्यूजन बढ़ते चल जाता है, तो 4f शोज बेटर शील्डिंग देन 5। बी भी गलत है, डी भी गलत है बच्चों, दो स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाते हैं। ठीक है, द एटॉमिक साइज ऑफ सीरियम एंड प्रोमीथियम इज क्वाइट क्लोज बिकॉज, क्यों इनका एटॉमिक साइज बहुत नजदीक होता है बच्चों, इनके साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं। बच्चों अगर देखोगे तो लेंथनम, सीरियम, प्रासियोडाइमियम, नियोडाइमियम और फिर आता है प्रोमीथियम, और सीरियम और प्रोमीथियम का एटॉमिक साइज लगभग सेम है इतना दूर होने के बाद भी। ऐसा क्यों? तो बच्चों इसका रीजन जानते हैं। बिकॉज एक ही रीजन है बच्चों, इनका साइज सेम है, मतलब श्रिंक ज्यादा हो गया है प्रोमीथियम। और श्रिंक क्यों ज्यादा हो गया बच्चों? क्योंकि एफ ऑर्बिटल अच्छे से शील्ड नहीं कर रहा था। मैंने बताया था ना बच्चों, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का दो ही रीजन होता है, एक ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है बच्चों पुअर शील्डिंग ऑफ एफ एफ ऑर्बिटल। तो पहला स्टेटमेंट तो कुछ रिलेवेंसी नहीं है, लास्ट के दो स्टेटमेंट थोड़ा सेंस बनाते हैं। F electrons are poor shielding effect, have poor shielding effect. This is true. Nuclear charge is higher on cerium. बच्चों ये गलत बात है। सीरियम पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा नहीं होगा, प्रोमीथियम पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। प्रोमीथियम इज 61, सीरियम इज 58। तो ज्यादा प्रोटॉन्स इसके अंदर है, तो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज इसका होगा। ये एग्जैक्टली उल्टा बोल रहा है स्टेटमेंट। अगर वही पहले प्रोमीथियम बाद में सीरियम लिखा रहता तो वो भी राइट ऑप्शन हो जाता मेरा, लेकिन फिलहाल के लिए अपना सिर्फ सी ऑप्शन राइट है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन रिलेट्स टू, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो जाता है बच्चों? ठीक है, देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडिया जो होते हैं दोनों डिक्रीज हो जाते हैं बच्चों, तो बी इसका राइट आंसर होता है, दोनों पे रिलेट होता है। Because of lengthenoid contraction, which of the following pairs of elements have nearly same atomic radii? तो बच्चों याद रखना, जिरकोनियम हॉफनियम का केमिकल ट्विन होता है, मोलिब्डेनम सॉरी नायोबियम टेंटलम का होता है, और मोलिब्डेनम टंगस्टन का होता है। तो ये वाला ऑप्शन मेरे को सही लगता है, जिरकोनियम और हॉफनियम, सी वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। Ln3+ मतलब लेंथेनॉइड के ट्राइवेलेंट आयंस है, हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो Ln3+ इन जनरल बोल रखा है, तो लेंथनम का ही तुम लोग समझ सकते हो। देखो जब 3+ स्टेट में आएगा बच्चों, तो लेंथनम का एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर सकते हो। लेंथनम, जेनॉन, 4f0 5d1 6s2 होता है। तो बच्चों 3+ स्टेट में क्या हो जाएगा, 4f0 5d0 6s0। तो जब 3+ स्टेट में आता है तो 5d0 से और 5d और 6s से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अनअफेक्ट होते हैं। लेंथनम में ये कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, लेकिन लेंथनम लेंथेनाइड का पहला एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। दूसरे एलिमेंट में क्या हो जाएंगे बच्चों, 4f1 5d0 6s0 सीरियम 3+ में। और जैसे जैसे तुम लोग डाउन द ग्रुप जाओगे, यही एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते चल जाएगा। तो कैसे कैसे हो जाएगा बच्चों, ये 5d0 6s0, तो इसको लिखना बंद कर सकते हैं हम लोग, 3+ स्टेट में 5d और 6d आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको हटा दो, क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा बच्चों, जेनॉन 4f1। और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे बच्चों, एफ ऑर्बिटल ही फिल होते जाएगा अंटिल 4f14। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा, जेनॉन 4f12 जेनॉन 4f14। The basicity of lanthanoid hydroxide across the lanthanoid series.
बेसिसिटी बच्चों, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का हमने कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ा था ना पिछली क्लास में। क्या पढ़ा था हमने? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से तीन कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तीन अंजाम निकल के आते हैं बच्चों लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। सबसे पहली चीज तो ये हो जाती है बच्चों की बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। दूसरा देखा था हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। और तीसरा, केमिकल ट्विन्स बन जाते हैं बच्चों। तो ये चीज हमने डिस्कस की हुई है। बेसिसिटी का के ऊपर सवाल पूछ रखा है, तो बेसिसिटी का आंसर मिल जाएगा बच्चों। क्या है भाई बेसिसिटी का सवाल? कि ऑन बेसिसिटी ऑफ लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड अक्रॉस द लेंथेनॉइड सीरीज, क्या होगा बच्चों बताओ? इट डिक्रीजेस थ्रू आउट द सीरीज। बेसिसिटी decreases due to decrease in size, and size decreases due to poor shielding of f orbital and increased nuclear charge। तो ये हो जाता है इसका आंसर बच्चों। बेसिसिटी लगातार डिक्रीज होते चल जाता है लेंथनम से ल्यूटेशियम पे जाओगे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। देर आर 14 एलिमेंट्स इन एक्टिनॉइड सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दिस। ठीक है, एक्टिनॉइड्स के कौन से एलिमेंट नहीं है? तो बच्चों एक्टिनॉइड का पता होना चाहिए तुम लोगों को, तो फिर सॉल्व हो जाएगा। एक्टिनॉइड के एलिमेंट ये हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, ये सारे एलिमेंट हो जाते हैं। अगर सारी चीजों को मैं रिलेट करूं इसमें, तो टीएम थूलियम होता है बच्चों। थूलियम इज अ लेंथेनॉइड। यू इज यूरेनियम, एनपी इज नेपट्यूनियम, एफ एफएम इज फर्मियम, whereas Tm is thulium. Thulium belongs to the category of lanthanoids, not actinoids. That's why answer is C. ठीक है, lengthenoid contraction, the unique feature in the chemistry of lanthanoid is basically what? It is decrease in atomic and ionic radii on moving from lanthanum to lutetium B. The overall decrease in atomic and ionic radii from lanthanum to lutetium। ठीक है। मिश्र मेटल क्या होता है बच्चों? मिश्र मेटल बच्चों एक अलॉय होता है जो लेंथेनॉइड 95%, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 95% लेंथेनॉइड मेटल, 5% आयन और ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम बनता है बच्चों। इसको यूज करते हैं बुलेट्स वगैरह बनाने में। बी भी राइट ऑप्शन। बुलेट्स, बुलेट्स के शेल्स, लाइटर, फ्लिंट, ये सारी चीजें बनाने के काम में आती है। तो गोलियां जो होती है बच्चों इसी मिक्स्ड मेटल से बनती हैं। तो ए भी सही है, बी भी सही है। ए कॉम्पोजिशन है, बी उसका एप्लीकेशन है, तो बोथ आर ट्रू। सी इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। समझ में आ गई बात बच्चों सभी को? 56 पे आते हैं बच्चों। 56 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखा है 1 2 3। विच ऑफ द अबव इज ट्रू। तीन स्टेटमेंट में कौन सा सबसे सही है? लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड इज द लीस्ट बेसिक अमंग द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लेंथेनॉइड। बच्चों ये गलत स्टेटमेंट है। लेंथेनम हाइड्रोक्साइड अपने एलिमेंट का अपने सीरीज का पहला एलिमेंट है, और पहला एलिमेंट है तो साइज बड़ा होगा, क्योंकि अब जो एलिमेंट आएंगे ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल साइज ज्यादा डिक्रीज कर देंगे। लेंथेनम से ल्यूटेशियम जाते हैं तो बेसिसिटी डिक्रीज होती है। तो लेंथेनम अपनी सीरीज का सबसे कम बेसिक कैसे होगा? सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट दे रखा है। जिरकोनियम 4+ एंड हॉफनियम 4+ पोजेस ऑलमोस्ट सेम आयनिक रेडियाई, ये तो सही है। ये बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। थर्ड वाला देखना क्या रखा है। सीरियम 4+ इज एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्पीशीज होती है बच्चों जो सामने वाले को रिड्यूस कर दे और खुद, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्पीशीज होती है सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए। खुद रिड्यूस होना मतलब खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए डेस्परेट है, क्योंकि इस पे 4+ चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन गेन करके ये खुद अपने आप को 4 इलेक्ट्रॉन तक का गेन करके सीरियम में कन्वर्ट हो सकता है बच्चों। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, और जो खुद रिड्यूस होता है उसी को तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो 2 भी सही है और 3 भी सही है। तो 2 और 3 दोनों सही स्टेटमेंट होने की वजह से बी इज द राइट आंसर।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट इन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, कौन सा इसमें से +3 होता है? इररिलेवेंट क्वेश्चन बच्चों, याद रखना। सीरियम जो होता है वो +3 में, सीरियम है, जीएस गैलियम, राइट। सीरियम भी +3 में एग्जिस्ट करता है बच्चों, एल्यूमिनियम भी +3 में ही एग्जिस्ट करता है। दोनों इसके राइट आंसर हो जाते हैं, बट फिलहाल हम लोग इनर ट्रांजिशन पढ़ रहे हैं तो इसके लिए सीरियम को मान के चलते हैं, बट आंसर उसके दोनों हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखना इंटरेस्टिंग है बच्चों। ये क्वेश्चन का आंसर देखना। at the lanthanum 3 plus ion has this much radius, which one of the following values is the closest? बच्चों तुम लोगों को मैंने एक चीज बताई थी, अगर तुम लोग वो चीज पढ़ लियो तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तभी मैंने बताया था कि एटॉमिक रेडियाई का डिफरेंस जो होता है लेंथनम और लुटेशियम से 10 पिकोमीटर का होता है, और आयनिक रेडियस का 18 पिकोमीटर का। इसी पे बेस्ड ये सवाल था बच्चों। ठीक है, ये चीज मैंने बढ़ा रखी है और यहाँ पे इसी चीज को अप्लाई करना है। लेंथनम 3+ से लुटेशियम 3+ को अगर माइनस करोगे तो 18 पिकोमीटर का डिफरेंस आता है। ठीक है, 18 पिकोमीटर को तुम लोग 1.8 एंगस्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हो। नहीं नहीं, 1.8 एंगस्ट्रॉन्ग नहीं बोलेंगे, 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज 10⁻⁻10। ठीक है, याद याद रखते हैं, इसको ही रखते हैं पिकोमीटर में। एंगस्ट्रॉन्ग को पिकोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों। एंगस्ट्रॉन्ग को जब पिकोमीटर में कन्वर्ट करो तो 106 पिकोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 106 पिकोमीटर इसका साइज है। तो लेंथनम का साइज कितना होगा वो पूछ रखा है। अपने को पता है डिफरेंस 18 पिकोमीटर का होता है दोनों के बीच में। तो लेंथनम उधर लेके आओ, 18 इधर पे लेके आ जाओ, तो 106 माइनस 18 ल्यूटेशियम का आ जाएगा। तो ये डिफरेंस कितना आ जा रहा है बच्चों बताओ? लेंथनम 3+ डिफरेंस कितना आ रहा है निकाल के बताओ। 106 माइनस 18 कितना होता है? ना, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 106 माइनस 18, 88 हो जाता है बच्चों। 88 मतलब 0.88 एंगस्ट्रॉन्ग। द नियर बाय वैल्यू इज डी। आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? एंगस्ट्रॉन्ग से पिकोमीटर तो कन्वर्ट करने आता है ना बच्चों हम लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं, डी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये नोन फैक्ट है, तुम लोग के पीडीएफ में दे रखा है बच्चों। तो एक बार पीडीएफ जो है उस अच्छे से रेफर करके तुम लोग ये चीजें याद रख सकते हो। 1 मिनट रुक जाना बच्चों। एक मिनट से चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज कॉज ड्यू टू, दो ही रीजन होते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के। एक तो पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा हाई न्यूक्लियर चार्ज। तो कौन से ऑप्शन में ये दोनों चीजें देखने को मिल रही है? अप्रिशिएबल शील्डिंग तो नहीं होता बच्चों, ये तो गलत है। अप्रिशिएबल शील्डिंग नहीं होगा, गलत है। सेम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये भी गलत है। इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन बाय 4f फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज, डी वाला सबसे ज्यादा सेंस बनाता है बच्चों। तो डी हो जाता है इसका राइट आंसर। ठीक है, ये देखना, मैच द कॉलम पूछ रखा है, कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, सिर्फ आसान है। एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रहेगा तो इसको सॉल्व करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। तो याद रखना बच्चों, तुम लोग को अर्बियम जो होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4f14 वाई बी एफ 4f12 6s2 हो जाता है। ठीक है, नियोडाइमियम जो होता है, तुम लोग को ये याद ही रखने वाली चीज है। नियोडाइमियम जो होता है बच्चों वो हो जाता है
4F3 4F4 6S2 आ जाएगा। ये ट्रियम जो होता है बच्चों वो 4F14 6S2 होता है। यूरोपियम जो होता है वो 4F7 6S2 होता है। और होल्मियम जो होता है वो, ये बच गया जो वही रहेगा। ठीक है, तो ये कैसे पता चल रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चार्ट याद है मुझे, तो तुम लोग भी याद कर लोगे तो उससे याद रख सकते हो। एक बार दिखा देता हूँ, ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये ट्रियम वगैरह यहाँ पे देख सकते हो, 4F6S2 सारी चीजें हैं यहाँ पे। सिर्फ ऑब्जर्व वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने हैं बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका पैर हो गया। अगर पैर करूंगा तो मैं किसको किससे पैर कर रहा हूँ? एर्बियम जो है, एक मिनट, एर्बियम का फोर्थ ऑप्शन हो जाता है। और एक ही में फोर्थ ऑप्शन दिया है बी वाले में। ठीक है, तो वो राइट आंसर हो जाता है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है बच्चों जो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को स्टेबलाइज कर सके। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन से है बेस्ड क्वेश्चन। क्या दे रखा है? यूरोपियम, सेमेरियम, यट्रिबियम 2+ और नेपट्यूनियम दिया है। यूरोपियम 2+ में क्या होगा बच्चों? ये है यूरोपियम। एक मिनट, कलर चेंज कर देता हूँ मैं। ये यूरोपियम है, इसका 2+ स्टेट में F7 है, ऑलरेडी स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा वो। ठीक है, और क्या था यूरोपियम के साथ? होल्मियम था। होल्मियम 2+ में बच्चों 4F14 आ जाएगा। 4F14 मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दो इलेक्ट्रॉन अगर उसको मिलता भी है तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा बच्चों, क्योंकि हाफ फील्ड भी नहीं अटेंड करेगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, और ना तो कंप्लीटली फील्ड हो जाएगा। ये भी नहीं हो सकता है। ये ट्रिबियम जो है, सेमेरियम भी बोल रखा था, सेमेरियम जो है उसको 2+ स्टेट में बच्चों 4F6 हो जाएगा। 4F6 एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रीच हो जाएगा 4F7 का। तो सीरियम सेमेरियम कुड बी योर राइट आंसर, बिकॉज सेमेरियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन अपने 2+ स्टेट में बच्चों 4F6 स्टेट में रहता है। 4F6 एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन किया तो F7 हो जाएगा। F7 बच्चों एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होने की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो दिस विल ट्राई टू गेन दैट इलेक्ट्रॉन, और गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए इट विल एक्ट एज बेटर रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाता है। Which of the following has got incompletely filled f orbital? इनकम्प्लीटली फील्ड बोला है। गैडोलिनियम में बच्चों 4F7 होता है। ल्यूटेशियम 4F14 होता है। लॉरेंशियम, लॉरेंशियम का एक मिनट चेक करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा बच्चों तुम लोग को ये सारी चीजें। लॉरेंशियम इज हियर। लॉरेंशियम भी 14 ही होता है। यस, 14 ही होता है। तो इट इज, ऑप्शन दे रखा है, और गैडोलिनियम में 4F7 है। ल्यूटेशियम में 4F14 है। लॉरेंशियम में भी 4F14 है बच्चों, याद रखना है। और टेंटलम जो है उसके अंदर, जस्ट अ मिनट, टेंटलम इज 4F14 अगेन। 4F14, तो गैडोलिनियम में सारे 4F14 है। 4F14, 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 सिर्फ यही 4F7 है। तो इनकम्प्लीटली फिल्ड गैडोलिनियम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे कुछ हीट वगैरह दिया है तो डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन। आयनेशन एंथैल्पी इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। चलो, द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ lengthenoid is around A.
The second is B, comparable with those of C. ठीक है, A, B and C refers to. ठीक है, मतलब बच्चों एक चीज तो जान लो कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जितना होगा सेकंड उसका डबल होता है, और थर्ड सेकंड का डबल होता है। तो फर्स्ट की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, सेकंड की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। ऐसे दो ऑप्शन देखते हैं मुझको, बी और सी को छोड़ के ए और टी देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लेंथेनॉइड आर ए एंड बी, that is 600 kilojoule to 1200 kilojoule, राइट। और ये जो बी है सेकेंड वाली एंथैल्पी, इट इज कंपैरेबल टू दैट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सी। सी इज एन एलिमेंट। तो बच्चों ए वाले ऑप्शन में देखो तो सी को दे रखा है कैल्शियम, और डी वाले ऑप्शन में सी को बता रखा है ल्यूटेशियम। बच्चों मैं बता दूं, बी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी इट इज वेरी हाई, और इतनी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है कैल्शियम में सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देखोगे तो इट इज कंपैरेटिवली हाई। कैल्शियम की भी आयनाइजेशन एंथैल्पी 12 किलो जूल के अराउंड होती है, और इधर पे भी 12 किलो जूल के अराउंड, 1200 किलो जूल के अराउंड ही दे रखा है। तो एक यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है, क्योंकि कैल्शियम जितनी ही आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे रखी है, दिस कैल्शियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी एस ब्लॉक में हमने पढ़ा हुआ है। तो ए जो है इसका आंसर बन जाता है, थोड़ा एस ब्लॉक से लिंक्ड क्वेश्चन है। Knowing that the chemistry of lanthanoid is dominated by its +3 oxidation state, which of the following statement is incorrect? तो हम जानते हैं बच्चों लैंथेनॉइड में सारे ही एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है? ठीक है, देखो यहाँ पे large size of lanthanum 3 plus ions, the bonding in its compound is predominantly ionic and in character. दिस इज ट्रू बच्चों, इनके ऊपर चार्ज है और साइज भी इनका बड़ा है, तो जो जब चार्ज ज्यादा हो और साइज भी बड़ा हो तो आयनिक बॉन्ड बनने की टेंडेंसी शो करते हैं, तो इनके कंपाउंड ज्यादातर आयनिक ही होते हैं। द आयनिक साइजेस ऑफ lanthanum 3 plus decreases in general with increase in atomic number. Yes, this is what we call lanthanoid contraction. Ionic radius decrease होता है with increase in atomic number. Lanthanum 3 plus compounds are generally colorless. This is incorrect. जर्नी की कलरलेस हो बच्चों, 3 प्लस में किसी किसी एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो किसी में नहीं होते। सम आर कलर्ड, सम आर कलरलेस। ठीक है, lanthanum 3 hydroxide are mainly basic in character. Yes, हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, बट बेसिसिटी डिक्रीज होती है और मूविंग लेफ्ट टू राइट। तो सी को छोड़ के बाकी सारा सही आंसर है। किसी को कुछ डाउट बच्चों इसमें? तो टॉपिक वाइज हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। मिक्स क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, मिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन थोड़े करेंगे। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक मेटल सल्फेट है जिसको लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है। ठीक है, फिर उसको वापस से अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो वाई मिल रहा है। बच्चों ये क्वेश्चन स्किप कर दो, कोई भी तुम लोग के डी ब्लॉक एलिमेंट के रिएक्शन वाली क्वेश्चंस कभी पूछे नहीं है, तो ये पूछे भी जाएंगे नहीं, बट सेकेंड वाला पूछा जा सकता है बच्चों, सेकेंड वाला रिलेवेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर और ऑफ द प्रॉपर्टी स्टेटेड अगेंस्ट? तो कौन सा उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से सही ऑर्डर में अरेंज नहीं है? वेनेडियम 2 प्लस, क्रोमियम 2 प्लस, मैंगनीज 2 प्लस और Fe3 प्लस का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का ऑर्डर दे रखा है। वेनेडियम 2 प्लस में बच्चों वेनेडियम होता है 3d3 4s2, तो D3 कॉन्फ़िगरेशन है इसका। क्रोमियम जो होता है बच्चों 2 प्लस है बोल रखा है, क्रोमियम होता है 3d5 4s1, तो क्रोमियम में D4 कॉन्फ़िगरेशन है। मैंगनीज D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, और आयन जो होता है बच्चों ये भी D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, बट आयन का साइज छोटा है। तो करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर। जस्ट अ मोमेंट।
Fe3+ बच्चों देख लेते हैं Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन। Fe जनरली क्या होता है, Ar3d64s2। यस, Fe3+ में Ar3d5 हो जाएगा, राइट। तो ये ग्रेटर नहीं, ये इक्वल टू होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि D5 ये भी है और D5 ये भी है, तो ग्रेटर नहीं, दोनों सेम मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएंगे। तो यही लगता है मुझको इनकरेक्ट है। दूसरे भी स्टेट में ऑप्शंस चेक कर लेते हैं बच्चों। हमने पढ़ा है बच्चों, आयनिक साइज जो होता है वो एटॉमिक नंबर पे डिक्रीज होता है। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है साइज डिक्रीज होता है। मैंगनीज का सबसे कम एटॉमिक नंबर, साइज सबसे बड़ा होगा, सही ऑर्डर है। Fe फिर सब सेकंड आता है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो हम जानते हैं मूविंग लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होती है। मैंगनीज, Fe, कोबाल्ट, निकल ऐसे आ रहा है, तो इधर से साइज डिक्रीज हो रही है, तो सबसे बड़ा साइज में Mn ही होगा, फिर Fe होगा, फिर कोबाल्ट होगा, फिर निकल होगा। तो ये तो साइज का ऑर्डर सही दे रखा है। स्टेबिलिटी की बात करो बच्चों, तो स्टेबिलिटी ऑफ स्कैंडियम इज वेरी मच हाई इन aqueous solution because it is bigger in size and can interact with iron. उसके बाद वापस से क्रोमियम आता है सेकंड हाईएस्ट साइज में, फिर आयन आता है, फिर कोबाल्ट आता है, ये भी सही रखा है। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज का सबसे ज्यादा होता है, बिल्कुल सही। क्रोमियम का 6 तक का होता है। टाइटेनियम बच्चों +2 +3 +4 शो कर सकता है। स्कैंडियम सिर्फ +2 +3, तो ये भी ऑर्डर सही है। तो फर्स्ट वाला ऑर्डर ही सिर्फ गलत हो जाता है बच्चों। ये ग्रेटर देन के बजाय इक्वल टू अगर होता, दोनों का सेम मैग्नेटिक मोमेंट होता, तो सही आंसर होता है इसका। चलो बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe3+ आयन is due to, Fe3+ आयन का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज ड्यू टू 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से D5 देखा ना अभी ऊपर हमने, D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 5 + 2 √35, मतलब कितना आ जाता है बच्चों, लगभग 5.9, अप्रोक्सीमेटली 6 के वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो ये भी सॉल्व हो जा रहा है थर्ड वाला। मैग्नेटिक मोमेंट के क्वेश्चन आसान है बच्चों। ये देखना बच्चों, फोर्थ वाला क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क में करोगे, होमवर्क का क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना सिद्धू। 4 एक्सरसाइज 2 में फोर्थ वाला क्वेश्चन, कंपाउंड इन विच अ मेटल आयन Mx+, उसका एटॉमिक नंबर दे रखा है इतना है, और मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों आ रहा है 24। बच्चों बता दूं मैं, 24 मैग्नेटिक मोमेंट 4 इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग में आता है। सॉल्व करके देख लो तो पता चल जाएगा। फॉर्मूले में 4 + 2 हो जाएगा, मतलब 6 × 4, 6 हो जाए 24, ठीक है। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो 24। अब अपने को बताना है ये जो इसका एटॉमिक नंबर 25 है, उसका किस ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चों 25 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Ar3d5 4s2। अगर मैं चाहता हूँ 4 अनपेयर्ड हो, तो पहले तो 2 ये निकालने पड़ेंगे, और एक यहाँ पे से निकलेगा, मतलब कितने ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ ना। तो M जो है वो 3+ स्टेट में जब आएगा, तभी इसका 3d4 4s0 होगा। तो पहला चीज तो मिल गया 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अपने को क्या पता करना है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कंपाउंड इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों 4 हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो 4 और 3, ठीक है। तो ये आंसर हो जाता है। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों कैसे सॉल्व करना है इसको। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विथ ईच ट्रांजिशन सीरीज द ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है ट्रांजिशन सीरीज में, बच्चों तुम लोग ने ऑब्जर्व किया होगा। अब मैं दिखा भी देता हूँ तुम लोगों को, हमने पढ़ा हुआ है इसको। जैसे जैसे तुम लोग जाते हो लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में, डी ब्लॉक एलिमेंट में, तो पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो बढ़ता है, और क्रोम मैंगनीज तक का बढ़ता है, उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का चार्ट। जैसे जैसे मैं
स्कैंडियम से मैंगनीज तक का गया इंक्रीज हो रहा था, और उसके बाद बच्चों डिक्रीज होना चालू हो गया। तो इट इंक्रीजेज टिल द मिडल ऑफ द सीरीज, और उसके बाद डिक्रीज होने लगता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट इंक्रीजेस टिल द मिडल ऑफ द पीरियड एंड देन डिक्रीजेस। तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे बच्चों हम लोग, क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसको छोड़ दो। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे जो तुम लोगों को होते हैं। तुम लोगों के पास, सभी के पास मार्वल है ना? ये कितने लोगों के पास यहाँ पे मार्वल है? हैंड रेज करके बता दो बच्चों। किसी के पास नहीं है? चलो ठीक है, मार्वल नहीं है तो बच्चों अरिहंत का ये जो पीडीएफ है वो ड्राइव पे अपलोड भी कर रखा है, तुम लोगों के ग्रुप में भी ये मैसेज आ गया होगा। नहीं है तो मैं वापस से लिंक सेंड कर दूंगा, और यही पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 1 मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया, टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। एक्सरसाइज 2 में सिर्फ मिक्स क्वेश्चन है, तो वो तुम लोग को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 2 पूरा सॉल्व करके मुझको सबमिट करना है बच्चों, तुम लोगों को कुछ अराउंड 50 क्वेश्चन है सिर्फ एक्सरसाइज 2 में। तो ये 50 क्वेश्चंस मुझको नेक्स्ट क्लास से आने से पहले दे देना है, और जो आज क्वेश्चन मार्क किया कराया मैंने वो क्वेश्चन भी मेरे को सेंड कर देना है। क्या बात समझ में आ गई सभी को? बोलो। यस। यस सर। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज के लिए इतना काफी है, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए ख्याल रखो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।